ओम शांति। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कितना बड़ा क्राइम है। इंडिया में अभी जो लास्ट वीक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1 लाख में से हर 1 लाख में 129 लोगों के संग साइबर क्राइम हो चुका है। और यदि मैं अपना अनुमान बताऊं, पिछले साल करीब 15 लाख से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए गृह मंत्रालय के पोर्टल पर। इससे पहले 10 लाख हुए थे साल भर में। ये वो केसेस हैं जो ऑफिशियली गृह मंत्रालय के पोर्टल पर पहुँचे। कई सारे लोग अपनी कंप्लेन करते भी नहीं हैं। उनका भी जो आंकड़ा है वो करीब 12,000 करोड़ का है। तो मैं मान के चलता हूँ कि करीब 50-60 हज़ार करोड़ का क्राइम है जो हर साल भारत में हो रहा है, और इसमें अधिकतर पैसा बाहर जाता है। अभी होता कैसे? सबसे पहले तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ देखने को मिलते हैं। इसमें इंसान की कोई कमजोरी एक्सप्लॉइट की जाती है। हर इंसान के अंदर 5 कमजोरियाँ होती हैं, हम जानते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हीं में से किसी के अराउंड क्रिमिनल खेलेगा और आपको मजबूर कर देगा कुछ ऐसा करने के लिए कि आप अपना पैसा खुद ही गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। या तो आपको लालच दिया जाएगा, जैसी कोई त्योहारों का मौका आएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती हैं हज़ारों की संख्या में, और आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि ये ऑथेंटिक है या आपको लालच देने के लिए ट्रैप किया जा रहा है। आपको हैवी डिस्काउंट ऑफ़र किए जाएंगे और आपको आईफोन है या ऐसी कोई चीज़ें ऑफ़र की जाएंगी, आप उसको सच मानकर पैसे डाल देते हैं और वो प्रोडक्ट आप तक आता नहीं। और उसके बाद जब आप कंप्लेन करने जाते हैं तब तक वो वेबसाइट भी बंद हो जाती है। तो ऐसी हज़ारों वेबसाइट न्यू ईयर के टाइम पे भी बनी, दिवाली के टाइम पे बनी, हर त्यौहार के समय बनना शुरू हो जाती हैं और लोगों तक मैसेजेस जाते हैं, उनको फेसबुक पे ऐड भी आएंगे। अच्छा, हमारे साइकोलॉजी है कि यदि एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो कोई ऑथेंटिक कंपनी होगी, पर ये एडवर्टीजमेंट क्रिमिनल्स भी करते हैं। चाहे आप गूगल पे ऐड आ रहा हो या फेसबुक पे ऐड आ रहा हो, हर ऐड ऑथेंटिक कंपनी का होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्रिमिनल भी उसको यूज़ कर रहे हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको डिस्काउंट ऑफर होता है और आप उसमें फंसते चले जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो होता है डरा कर, कि आपको गवर्नमेंट के नाम से, पुलिस के नाम से, किसी भी ऐसी एजेंसी के नाम से कॉल आ जाएगा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपका सिंपल आरटीओ का नोटिस आ जाएगा कि आपका व्हीकल चालान है और आपको नहीं देंगे तो गाड़ी जब्त हो जाएगी। डराया जाएगा आपको। अब ऐसे में यदि कोई लिंक भेजा जाएगा तो आप पहले तो एक चीज़ अश्योर करें कि कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट .gov.in एक्सटेंशन के साथ होती है। .com, .org, .in नहीं होगा। .gov भी होना चाहिए, .in भी होना चाहिए। जब तक पूरा एक्सटेंशन आपको ना मिले आप उस पर ट्रस्ट ना करें। कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप लिंक आ रहा है उसमें .gov.in आपको दिख रहा है, पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो कुछ और ही वेबसाइट खुल जाएगी, क्योंकि दिखाना अलग चीज़ है और उस पर हाइपरलिंक उसने कुछ और बना रखा है। तो ईमेल पर आए या मैसेज पे आए या व्हाट्सएप पे कोई ऐसा लिंक आए आपको दिखाने के लिए वो .gov.in का टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो कई बार इस तरह इग्नोरेंस हो जाती है और लोग उस पर क्लिक करते हैं, उनको दिखता है .gov.in ही थी, भारत सरकार की होगी, और फिर उस पर ट्रैप होते चले जाते हैं। अभी डिजिटल अरेस्ट के केसेस जो लगातार हुए, इसमें लोगों को सिर्फ कॉल पर इस हद तक डरा दिया जाता है कि आप वो सब फॉलो करने लगते हैं जो क्रिमिनल आपसे कह रहा है। वो आपको इस हद तक डरा देगा कि आप कॉल मत कीजिए किसी को, घर से बाहर मत निकलिए। मेरे पास केसेस आए जिसमें 7-7 दिन तक लोग घर से बाहर नहीं निकले और वो वही करते रहे जो कॉलर कह रहा था। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। और ये होता इसलिए है, इसके यदि आप बेसिक समझना चाहें, कि हम सब लोग एक्चुअली डेटा का प्रोडक्ट हैं। हम लोग जो डेटा कंज्यूम करते हैं हम वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। हमारा ब्रेन वैसे ही ट्रेंड हो जाता है और बचपन से लेकर आज तक ही हमारे संग होता रहा है। क्रिमिनल को ये चीज़ पता है, वो उस डेटा के साथ खेलता है। हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं कि हम वीडियो पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ऑडियो पे ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी महिला की आवाज़ पे ट्रस्ट कर लेंगे, तो क्रिमिनल हर उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। वो आपको वैसे नंबर से कॉल भी करेगा और फिर जब एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया फिर तो आप वही करेंगे जो वो कराना चाहता है। वो किसी तरह आपको वीडियो कॉल पे लेके आएगा कि आप स्काइप पर आ जाइए, मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ। आप जैसे ही उस वीडियो कॉल पर जाएंगे, वो इसलिए वीडियो कॉल पे लाना चाह रहा है ताकि वो आपको दिखा सके कुछ चीज़ें, और जैसे ही आप देखेंगे आप ट्रस्ट और करेंगे, क्योंकि आपका विजुअल मीडियम का ट्रस्ट ज़्यादा होता है। तो पहले उसने ऑडियो लेवल पर ट्रस्ट बनाया, डराया, धमकाया, फिर आपको वीडियो कॉल पे ले आया। जैसे ही आपने वीडियो स्काइप कॉल किया, सामने आपको एक थाना दिखाई देगा, पीछे फ़ोटोज़ लगी हैं अपने प्राइम मिनिस्टर और गांधी जी की, और टेबल है, हथकड़ियाँ पड़ी हैं, गन्स पड़ी हुई हैं, आईडी कार्ड है, वो ड्रेस में बैठा है। अब आपका ट्रस्ट लेवल और बढ़ गया। अब आपको और डरा सकता है और आपको और लूट सकता है। तो वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रस्ट बनाना बड़ा आसान है। एक छोटी सी फेसबुक रिक्वेस्ट भी जो आती है आपको, आप उसको भी सिर्फ ये सोचकर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं तो ये जेन्युइन आदमी होगा, जबकि 30% अकाउंट फेसबुक पर फेक है। 30%। ट्विटर पर हज़ारों, जो काफ़ी सारे, जब ट्विटर की डील हुई तो यही सबसे बड़ा विषय था विवाद का कि
अधिकतर अकाउंट फेक हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज यूज़ करती हैं लोगों को प्रमोट करने के लिए, ट्रेंड कराने के लिए। तो डिजिटल आइडेंटिटीज़ पर सीधे सीधे ट्रस्ट कर लेना सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आप एक वेबसाइट पर यदि जाएंगे thispersondoesnotexist.com, उसको आप गूगल कीजिए, thispersondoesnotexist.com, आपको हजारों लाखों ऐसी पिक्चर्स मिलेंगी जो रियल लोगों की है, रियल ह्यूमंस, बच्चे, लेडीज़, और ये लोग दुनिया में है ही नहीं। ये सारी पिक्चर्स एआई द्वारा जनरेटेड है। क्रिमिनल्स यहाँ से पिक्चर्स उठाते हैं, फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और फिर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और ट्रैप करना शुरू करते हैं। तो आपके संग भरोसा बनाना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बड़े आराम से बन जाएगा, क्योंकि हम लोग हर उस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं जो विजुअल है। फिर क्या, किस तरह के क्राइम फाइनेंशियली भी हो रहे हैं? लिंक बेस्ड क्राइम है, जो ई कॉमर्स, जैसे मैंने आपको बोला, OTP आपसे ले लेना। तो एक जो साइबर अवेयरनेस कैंपेन हम नॉर्मली चलाते हैं, हम बताते हैं कि लिंक क्लिक मत कीजिए या OTP मत दीजिए या कोई एप्लीकेशन अननोन इंस्टॉल मत कीजिए। ये तीसरा एक तरीका है जिससे आप लुट जाते हैं, क्योंकि वो आपके फ़ोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, ये इंस्टॉल करवा देता है। ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल होती हैं, लेकिन ख़तरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी स्क्रीन को शेयर कर देती हैं क्रिमिनल के साथ। क्रिमिनल वो सब देख सकता है जो आपकी स्क्रीन पर हो रहा है, और उसके बाद उसका OTP भी पढ़ सकता है, क्योंकि वो OTP मंगाएगा, स्क्रीन पे आएगा, वो देख लेगा और वो अप्लाई करेगा, और एक एक करके हर चीज़ आपकी हैक करना शुरू कर देगा और पैसा सारा निकाल लेगा। तो चाहे पहले व्हाट्सएप से शुरू करे, पर इवेंचुअली सारा पैसा आपका निकल जाता है। eSIM एक ऐसी चीज़ है जो एक्सप्लॉइट होती है और क्रिमिनल उसके थ्रू भी आपका पैसा निकालते हैं। अब eSIM क्या है? कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि eSIM क्या है। हर एक ऑपरेटर का एक फीचर है eSIM, जिसमें आप अपने फिजिकल सिम को इलेक्ट्रॉनिक सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एक QR कोड होता है, तो जो आपकी फिजिकल सिम है वो एक QR कोड बन जाती है, और QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो आपके फ़ोन में वो सिम आ जाता है। तो कोई फिजिकल सिम की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो QR कोड मैं यहाँ से मुंबई भेज दूँ, मुंबई से कलकत्ता भेज दूँ, वहाँ कोई स्कैन करेगा तो उसके फ़ोन में सिम आ जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो इतनी तेज़ी से सिम मूव करने लगता है। अब क्रिमिनल आपका eSIM कैसे जनरेट कर लेगा? यदि आपका सिम का eSIM मैं जनरेट कर लूँ तो आपकी पूरी कुंडली मेरे हाथ में आ जाएगी, आपकी हर चीज़ मेरे हाथ में होगी। सिम इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, आपके फ़ोन के अंदर जो सिम कार्ड है उससे आपकी हर चीज़ लिंक्ड है। तो सिम जनरेट कैसे होता है? उसका एक प्रोसेस है जिसमें क्रिमिनल थोड़ा सा स्मार्टली खेलकर वो सिम अपने हाथ में ले लेता है। जो प्रोसेस है वो ऐसे काम करता है कि जैसे एयरटेल का आपको eSIM जनरेट करना है, तो आप एयरटेल के एक नंबर पे एक SMS करते हैं अपने नंबर से। SMS होता है eSIM स्पेस ईमेल ID। ये आपके नंबर से एयरटेल को जाता है 121 पे। जब ये सर्वर पर जाता है उसके, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आता है आपको कि इफ़ यू हैव रिक्वेस्टेड दिस eSIM एंड इफ इट इज़ अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, काइंडली प्रेस 1 एंड रिप्लाई टू दिस मैसेज। क्या आप इस मैसेज पर 1 लिखकर रिप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका eSIM आपको ईमेल हो सके उस ईमेल ID पर। तो आप रिप्लाई 1 लिखकर रिप्लाई करते हैं तो आपको उस QR कोड आपके ईमेल पर आ जाता है। ये प्रोसेस है। अब देखिए क्रिमिनल इसको कैसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेगा। वो जो पहला SMS है क्रिमिनल, वो आपके नंबर से क्रिमिनल भी भेज सकता है। इस चीज़ को बोलते हैं SMS स्पूफिंग। इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर, जो लोगों को नहीं पता है, पर बच्चे यूज़ करते हैं। आपके नंबर से कोई भी SMS किसी को भी भेज सकता है। आपके नंबर से कोई किसी को कॉल भी कर सकता है। इसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग। अभी आप लोगों को पता होगा कि तिहाड़ जेल में एक शख्स बंद है और वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल करता था लोगों को। तो ये चीज़ टेक्निकली पॉसिबल है और कई सारे क्रिमिनल्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो किसी के नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, या किसी के नंबर से SMS कर सकते हैं, या वो आपके ईमेल से ईमेल भी कर सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। सो ईमेल स्पूफिंग, कॉल स्पूफिंग एंड SMS स्पूफिंग, ये बड़े वेल नोन अटैक वेक्टर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो क्रिमिनल अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपका eSIM मुझे चाहिए, वो पहला SMS आपके नंबर से एयरटेल को भेज देगा, या जो भी आपका ऑपरेटर है। वहाँ से जब रिस्पॉन्स आएगा, उससे पहले वो आपसे बात करना शुरू कर देता है कि मैं एयरटेल से, वोडाफोन से, रिलायंस से, जहाँ से भी आपका सिम है वहाँ से बोल रहा हूँ। और आपको तो पता है साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, और अभी ट्राई की नई गाइडलाइन आई है कि जिन लोगों के भी 7 साल से पुराने सिम कार्ड है उनको वेरीफाई किया जाए। तो आपको तो पता ही होगा कि अभी आज नोटिस आया है कि आज शाम को सारे सिम ब्लॉक कर दिए जाएँ। वो बार बार शब्द यूज़ करेगा, आपको तो पता है, आपको तो पता है। वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वो आपका ईगो एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्योंकि यदि कोई आपसे कहता है कि आपको तो पता है, तो आपको लगता है कि मुझे पता ही होना चाहिए, मैं कैसे काउंटर कर सकता हूँ कि मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ भी वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वो आपसे कहे, सर आपको तो पता होगा नहीं कि आज वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, तो आप करा लीजिए। अब तक आपका भरोसा बन चुका है और आपका ईगो एक्सप्लॉइट हो चुका है।
अब वो आपसे कहेगा सर आपको एक एसएमएस आएगा एयरटेल से या जो भी ऑपरेटर, आपको 1 लिखकर वापस भेज देना है, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चूंकि आप ऑलरेडी उस पर ट्रस्ट बना चुके हो, आपको वहाँ से एक एसएमएस आएगा, वो तो एसएमएस आना ही है क्योंकि उसने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज रखी है। उसमें आप देखेंगे लिखा है कि आपका ई सिम की रिक्वेस्ट आई है। अब आपको ई सिम के बारे में पता ही नहीं है, तो आपको लगता है इस सिम वेरिफिकेशन का कोई मैसेज है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है इसलिए ई सिम की बात कर रहे हैं, और आप उस पर 1 लिखकर भेज देंगे। जैसे ही आप 1 लिखकर भेजेंगे, आपके सिम का QR कोड क्रिमिनल को ईमेल हो जाएगा, वो अपने फ़ोन से स्कैन करेगा और आपकी लाइफ खत्म। उसके बाद लोगों के करोड़ों रुपए निकल जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। दूसरा जो OTP चुराने का तरीका है, बड़ा कॉमन है, वो है कॉल मर्जिंग टेक्निक। ये तकनीक इसलिए बताने की ज़रूरत है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि आप OTP मत दीजिए, उतना कह देना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना OTP खुद नहीं देता, उसके पीछे एक कहानी होती है। आपका OTP एक कहानी के थ्रू ले लिया जाता है, और वो कहानी क्या है, मैं क्विकली 2-3 ऐसे इंसिडेंट आपको बताऊंगा ताकि आप अलर्ट रहें और उससे बच सकें। सबसे पहले है कॉल मर्जिंग टेक्निक, कि मुझे किसी एक व्यक्ति है, सपोज मेरे संग श्याम जी बैठे हुए हैं और उनका OTP मुझे चुराना है। वो कहीं भी हो सकते हैं दुनिया में। उनको एक कॉल आएगा क्रिमिनल का, और वो बोलेगा कि सर श्याम जी आपका नंबर मुझे अमित ने दिया। उनके किसी भरोसे के व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, और आप जैसे ही भरोसे के व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, आप उस पर भरोसा करना शुरू करेंगे। आप श्याम जी बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है अमित का नाम लिया जा रहा है, कोई नोन आदमी ही होगा, और वो कहेगा साहब अमित ने आपका नंबर दिया और आपको हम एक इवेंट में बुलाना चाहते हैं, और आप तो इतने रिस्पेक्टेड सज्जन पुरुष हैं हमारा, वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड किसी इवेंट का जिक्र करेगा। आप बातचीत शुरू कर देंगे। 20 सेकंड के बाद वो बोलेगा कि श्याम जी अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, अमित भी आपको कॉल कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। अब तक वो आप पे ट्रस्ट बना चुका है। एक कॉल आ रहा होगा, आप उसको मर्ज करेंगे। जैसे ही आप मर्ज करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका फेसबुक कुछ तो हैक हो जाएगा, जीमेल हैक हो जाएगा। अब हैक हुआ क्यों? आपने कोई OTP नहीं दिया किसी को, आपने कोई QR कोड स्कैन नहीं किया, आपने कोई लिंक क्लिक नहीं किया, आपने सिर्फ 2 इनकमिंग कॉल मर्ज कर दी और पैसे निकल गए, आपका व्हाट्सएप हैक हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि वो जो दूसरा कॉल अमित के नाम पर आपको आया कि वो अमित भी आपको कॉल कर रहे हैं, वो दूसरा कॉल अमित का नहीं था, वो OTP का कॉल था। आजकल सारे OTPs SMS के अलावा फ़ोन पे भी मंगाए जा सकते हैं। पहले वो सिर्फ SMS पे आते थे, अभी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यू कैन इनवाइट योर OTP ऑन कॉल, आप वो OTP कॉल पे भी मंगा सकते हैं। तो क्रिमिनल ने आपका OTP कॉल पे आपके लिए मंगाया, वो कॉल आपको अमित के नाम से भरोसा दिला दिया गया कि अमित का कॉल है, वो OTP का कॉल था। आपने जैसे ही कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने वो OTP सुन लिया क्योंकि कॉल पर वो आपके साथ ऑलरेडी था। जैसे उसने OTP सुना, ही वॉज रेडी टू अप्लाई दैट, उसने अप्लाई किया और बूम, जो वो हैक करना चाहता था कर लिया। इतना आसान होता है किसी का OTP चुरा लेना। और आजकल लगातार लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं इसी टेक्निक से। अभी कुछ दिनों पहले मुझे कई सारे बड़े मीडिया हाउसेस के जर्नलिस्ट का फ़ोन आया कि साहब मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। तो मैंने पूछा कि सुबह सुबह आपने कोई कॉल मर्ज की थी? मैंने कहा हाँ साहब कॉल मर्ज की थी। तो ये ध्यान रखें, और व्हाट्सएप हैक ना हो उसके लिए एक चीज़ ज़रूर कर लें। आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, उसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होगा। आप जैसे ही सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रिवेसी के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर जब आप जाएंगे तो आपसे 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। ये 6 डिजिट का जो पिन आप सेट करेंगे, ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल को आपका डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगा, वो आपका कोई सिक्योर पिन नहीं है। लोग नॉर्मली 6 डिजिट का जब भी पिन मांगा जाता है वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। 6 डिजिट का पिन कोई दूसरा नंबर रखें, और उसके साथ आपका एक ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा। ये ईमेल आईडी इसलिए मांगा जा रहा है ताकि कल के दिन आप अपना पिन भूल जाएं तो आप उस ईमेल आईडी के थ्रू अपने पिन को रिकवर कर सकें, तो वो भी डाल दीजिए। यदि आप ये अपनी सेटिंग्स कर देते हैं व्हाट्सएप में, तो उसके बाद कोई आपका OTP चुरा भी लेगा तब भी आपका व्हाट्सएप सेफ रहेगा, वो आपके व्हाट्सएप में लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उस पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जाके ये कर लें, व्हाट्सएप के अंदर सेटिंग्स में जाके 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लें। इसी तरह दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि साहब फेसबुक क्लोन कर लिया और पैसे मांगे जा रहे हैं। ये तो बड़ा आसान है, आपकी फेसबुक पे पिक्चर है, नया अकाउंट बना लेगा कोई भी उस प्रोफाइल पिक्चर से, और आप ही के दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा,
और उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ये सोच के कि आपने शायद नया अकाउंट बना लिया या पुराना आपका बंद हो गया है, जो भी कारण है वो आपसे पूछेंगे तो है नहीं। और अब आपके दोस्त उस क्रिमिनल के हाथ में, वो आपके भरोसे पर, क्रेडिबिलिटी आपकी यूज़ हो रही है, उनको जो भी भेजेगा वो क्लिक करेंगे। वो पिक्चर भेज दे, वो लिंक भेज दे, वो हैक ही कर ले उनका फ़ोन तो कर ले, पैसे मांग ले आपके नाम से कि साहब अर्जेंसी में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, जरा पैसे भेज, लोग भेज देते हैं। तो ऐसा आपके संग ना हो उसके लिए 2 सेटिंग्स करनी है। फेसबुक में जाएं, फेसबुक की सेटिंग्स में जाएं, उसमें आपको प्रिवेसी के अंदर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट, भाई कोई आपका फेसबुक क्लोन कर ही क्यों रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपके दोस्त देख पा रहा है, आपके दोस्त पब्लिकली विजिबल है, उसको दिखाई दे रहा है, तो उसका लालच है, वो आपके नाम से एक नया अकाउंट बनाएगा और उन दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजेगा। यदि आपके दोस्त उसको दिखाई ही ना दें तो वो आपका फेसबुक क्लोन नहीं करेगा। आपको सिर्फ अपने फेसबुक की सेटिंग्स में जाकर अपने दोस्तों की विजिबिलिटी ऑनली मी कर देनी है। उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे कि ये दोस्त आपके दोस्तों को दिखाई दें, पब्लिक को दिखाई दें, इन लोगों को छोड़ के बाकियों को दिखाई दें, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा ऑनली मी, कि मेरे दोस्त सिर्फ मुझे दिखाई दें और किसी को भी दिखाई ना दें। यदि आप ये सेटिंग्स कर लेंगे तो आपके फ्रेंड की विजिबिलिटी किसी भी क्रिमिनल के लिए बंद हो गई, बच गए आप। दूसरी सेटिंग्स क्या करनी है जिससे वो आपके दोस्तों तक पहुंच सकता है, वो है आपकी पोस्ट। जो आप पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसमें जो लोग लाइक कमेंट शेयर करते हैं, क्योंकि वो पोस्ट पब्लिक पोस्ट है, तो उसको देखकर भी वो पहचान लेगा कि ये आपके दोस्त होंगे जिन्होंने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। तो आप क्या करें, सेटिंग्स में जाएं, प्रिवेसी में जाएं, वहीं पर जाके आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, हु कैन सी माई फ्यूचर पोस्ट, कि मेरी पोस्ट देख कौन सकता है। उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ओनली फ्रेंड्स। आपको अपने पोस्ट को पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक में क्रिमिनल भी है। आपको अपना फेसबुक सिर्फ फ्रेंड्स के बीच में यूज करना है। ओनली फ्रेंड्स कर देंगे तो आपकी जो लाइक कमेंट शेयर वाले लोग भी हैं वो भी सिर्फ आपके दोस्त ही देख पाएंगे और कोई नहीं। ये 2 सेटिंग कर लें, आपका फेसबुक कभी क्लोन नहीं होगा, आप इस क्राइम से बचे रहेंगे। अब मान लो आपका फेसबुक हैक हो ही गया, या आपका व्हाट्सएप हैक हो ही गया, या आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो करें क्या? पुलिस के पास जाते हैं तो कई बार हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता होगा कि रिकवर कैसे कराया जाए। आपने सिर्फ जाना है facebook.com/hacked, HACKED, facebook.com/hacked। आपको एक पेज मिल खुल जाएगा, उस पर आपका पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप अपने हैक्ड फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। आपसे एक आईडी और एक फोटो मांगी जाएगी और उसके बाद आपकी नई ईमेल आईडी पर रिकवरी का ईमेल आ जाएगा। सेम यदि इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई बार परेशान होते हैं इंस्टाग्राम हैक हो गया सर क्या करें। instagram.com/hacked, HACKED सीधा पेज है, पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर डाल दें अपने डिटेल, एक बार वो वेरीफाई हो जाए कि ये अकाउंट आपका ही है, क्योंकि आपसे कुछ आईडीज़ वगैरह मांगे जाएंगे, आपके पुराने नंबर जो लिंक्ड थे उस अकाउंट से उस पर भी OTP आ सकता है और आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डे टू डे जो छोटे क्राइम होते हैं उसमें हेल्प करेंगी। पर फाइनेंशियल फ्रॉड यदि किसी के साथ हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, हो ही गया क्राइम, तो सबसे पहले आपको कॉल करना है 1930 पर। यह गृह मंत्रालय का 24/7 हेल्पलाइन नंबर है और पूरे इंडिया से आप कहीं से भी इस पर कॉल कर सकते हैं। 1930 जो हेल्पलाइन है, इसमें पावर दी गई है इस हेल्पलाइन को कि वो किसी का भी अकाउंट 48 आवर्स के लिए फ्रीज कर सकता है, किसी का भी अकाउंट। तो जब आप उसको कॉल करते हैं 1930 पर, तो आप बताएंगे कि मेरा फ्रॉडलेंटली मेरे अकाउंट से पैसा इस अकाउंट में चला गया, या ट्रांजैक्शन आईडी दे देंगे। कई बार आपको सामने वाले का अकाउंट नहीं पता क्योंकि आपने यूपीआई से पैसे दिए हैं, तो जो भी डिटेल है सामने वाले की वो आप 1930 पर दे दीजिए और कहिए कि सामने जहाँ भी पैसा गया है वो अकाउंट फ्रीज करा दीजिए। वो अकाउंट फ्रीज करा देंगे। यदि वो अकाउंट इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है और उसमें जो भी पैसे होंगे तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल उस अकाउंट फ्रीज होने के बाद बैंक से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अकाउंट ही किसी और के नाम पे मैनेज कर रहा है, वो उसका अकाउंट है ही नहीं, वो बैंक में जाएगा नहीं। वो सिर्फ कैश विड्रॉल करेगा या उस अकाउंट से ऑनलाइन कुछ खरीदेगा पैसा बाहर निकालने के लिए, वो बैंक में नहीं जाएगा कभी। तो बैंक 1 हफ्ते तक वेट करती है, 2 हफ्ते तक वेट करते नोटिस देती है कि ये अकाउंट फ्रीज करा दिया गया है क्योंकि इसमें फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। यदि वो क्रिमिनल वहाँ नहीं आता तो वो वैसे ही डिफ़ॉल्ट पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता। तो आपने 1930 का इस्तेमाल करना है। जैसे ही फ्रॉड हो, जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल बड़ी तेज़ी से पैसा बाहर निकाल देता है, बहुत तेज़ी से। मैंने देखा है 70-80 लाख भी होगा तो पता पड़ा 2-3 घंटे में निकल गया। अब 70-80 लाख कैश विड्रॉल तो हो नहीं सकता, उनके पास ऐसे तरीके हैं। वो गिफ्ट कार्ड खरीदेंगे अमेज़ॉन से, एप्पल कार्ड खरीदेंगे, वो बिटकॉइंस भी खरीद लेंगे, वो
कुछ कैश विड्रॉल भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल पैसा या उस पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उनके पास कई सारे फर्जी अकाउंट होते हैं, तो किसी और अकाउंट में 2-2 लाख 1-1 लाख डाल के और फिर वहाँ से पैसा निकालेंगे। तो उनका प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि उनको पता है कि इस पैसे को कैसे जल्दी से निकाल लेना, ताकि इससे पहले कि आप कोई एक्शन लें वो पैसा उस अकाउंट में रहे ही ना। दूसरा जो काम करना है आपने, वो करना है www.cybercrime.gov.in, इस पर कंप्लेन करना है। ये ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल है, पूरे इंडिया से आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपको किसी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ www.cybercrime.gov.in पर जाएंगे और अपने फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेन कर देंगे। आपको एक SMS आ जाएगा कुछ घंटों में कि आपकी कंप्लेन आपके लोकल थाने में असाइन हो गई है, आपके एरिया का जो लोकल थाना होगा वहाँ आ जाएगी। आपको एक इंस्पेक्टर का नंबर भी भेजा जाएगा कि ये इंस्पेक्टर को दे दी गई है, आप इससे फॉलोअप कर सकते हैं। तो आप घर बैठे ये कंप्लेन कर दें और उसकी एक कॉपी अपने बैंक को भेज दें। हाँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये करनी है, 1930 पर कॉल करके अकाउंट फ्रीज कराना है। दूसरा, अपने बैंक को भी इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जो RBI की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि यदि किसी के संग फ्रॉड हो जाए और वो 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर दे तो बैंक इज लायबल टू पे एवरीथिंग। 100% पैसा बैंक आपको देगा, भले ही क्रिमिनल से आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, बैंक की लायबिलिटी। यदि आप 7 दिन के अंदर कंप्लेन करते हैं तो 50% पैसा बैंक देगा, और यदि आप 15 दिन या उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर अमाउंट कम हो जाता है, 25% हो जाएगा। तो कोशिश करें कि 3 दिन के अंदर कंप्लेन बैंक को ऑफिशियल कंप्लेन कर दें, ईमेल कर दें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि हाँ भाई मैंने ईमेल कर दी थी, ये इस तारीख को चली गई थी, इस तारीख का क्राइम है। एक फिजिकल कॉपी दे सकते हैं तो वो दें, ईमेल इज सफिशिएंट। और उसके बाद उस ईमेल पर फॉलोअप करें कि भाई मैंने एक फ्रॉड हुआ था, मैंने आपको इंस्टेंट जानकारी दे दी, अब आप मेरा पैसा वापस कीजिए। कई बार होगा कि बैंक आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेगा कि कहीं इसमें जो एक गलती है, वो जो कैच है वो ये है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अब कई बार क्रेडिट कार्ड से पैसा निकल गया, बैंक से पैसा निकल गया, ना मुझे OTP आया, ना मेरे से पूछा, कुछ नहीं हुआ, बहुत होता है। ऐसे में तो बैंक तुरंत पैसा वापस करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें कोई इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी लोकेशन राजस्थान है और पैसा बैंकॉक से निकला है या जर्मनी से निकला है, तो इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं। तो इस तरह के मामले बड़े जल्दी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा परसू करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक कम से कम 2-3 हफ्ते लेगा इस चीज़ को कंक्लूड करने में। पर पेशेंस रखिए, बैंक को लगातार मेल करते रहिए, 2-3 दिन में, 4 दिन में एक बार रिमाइंडर मेल। और यदि बैंक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसको RBI की गाइडलाइन ईमेल कर दीजिए। RBI की गाइडलाइन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप सिर्फ सर्च कीजिए RBI गाइडलाइन फॉर साइबर फ्रॉड, आपको मिल जाएगी। आप उसमें सीधे कॉपी करके भेज दीजिए कि साहब एज पर RBI गाइडलाइन यू हैव टू रिवर्ट। यदि उसके बावजूद भी नहीं करता बैंक, तो फिर आप RBI के ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। RBI की अपना एक कंप्लेन सेक्शन है जिसको बोलते हैं RBI ओम्बुड्समैन, OMBUDSMAN। आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे, आपको पहली 2 लिंक ही आ जाएंगी, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर आप किसी भी बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं कि ये बैंक है, मेरा एक क्राइम हुआ था, ये बैंक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कंक्लूड नहीं कर रहा है, काइंडली हेल्प। तो RBI ओम्बुड्समैन उस बैंक को नोटिस भेजेगा और उसके बाद आपके जो इन्वेस्टिगेशन उसमें तेजी आएगी और आपकी हेल्प होगी। तो ये पावर्स आपको जान लेना ज़रूरी है कि भाई कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, आपको किसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज़ हैं और आप उसका इस्तेमाल करें और आपके पैसे वापस आएंगे। तो चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे सोशल मीडिया फ्रॉड हो, अभी AI जनरेटेड फ्रॉड भी होने लगे। AI जनरेटेड फ्रॉड में लोगों को कॉल आती है बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ में जो आपके परिचित हैं, आपके बच्चे की आवाज़ में आ जाएगी, आपके पेरेंट की आवाज़ में आ जाएगी, आपके किसी भी रिश्तेदार की आवाज़ में आ जाएगी, और वो आपसे पैसे मांगेंगे कि मैं अचानक से हॉस्पिटल में हूँ, परेशान हूँ और कुछ पैसे दे दीजिए। अब ऐसी अर्जेंसी दिखाई जाएगी कि आप पैसे दे भी देंगे, अक्सर लोग दे देते हैं। और उसके बाद जब आप पूछेंगे उस रिश्तेदार से या परिचित से, पता पड़ेगा कि उसने तो मांगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अब AI के दौर में किसी की आवाज़ कोई भी क्लोन कर सकता है। मुझे आपकी आवाज़ की सिर्फ 3 मिनट की रिकॉर्डिंग चाहिए और मैं आपकी आवाज़ क्लोन कर सकता हूँ। ऐसे सैकड़ों टूल ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसमें आवाज़ क्लोन हो जाती है, वीडियो बन जाता है आप ही के फेस से, बिल्कुल कोई भी ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है। आपकी फेसबुक पर या कहीं पर भी फ़ोटो मिल जाती है, 3-4 फ़ोटो आपकी अलग अलग एंगल में मिली, हाई रेजोल्यूशन, और आपका वीडियो बन जाएगा। उस वीडियो को दिखाकर आपके परिचितों को डराया भी जा सकता है, एक्सटॉर्शन भी किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपनी क्लोजअप फ़ोटो डालते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ध्यान रखिए कि लोग उसका मिसयूज़ करके आपके नाम से और कंटेंट जनरेट कर देंगे, वीडियो बना देंगे। तो यदि आप फ़ोटोज़ डालें तो कोशिश करें कि आपका फेस दूर से दिखाई दे या आपकी फुल बॉडी फ़ोटो। उससे क्या होगा कि जो फ़ोटो फेस क्रॉप करेगा वो आपका, वो बहुत कम रेजोल्यूशन का आएगा।
और उसका एआई में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो विद क्लोजअप डाल देंगे तो जाहिर है कि वो इस्तेमाल कर ही लेगा। दूसरा, अलग अलग एंगल से उसको मिल ही जाएंगे कि आप दिन में 10 फ़ोटो डाल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें कम कीजिए। जितना आप डिजिटल फुटप्रिंट कम रखेंगे उतना लोगों को चैलेंजिंग होगा आपके फुटप्रिंट तैयार करने में, क्योंकि एक बार आपके डिजिटल फुटप्रिंट तैयार हो गए फिर वो डिलीट नहीं होते। इंटरनेट पर कुछ भी किसी ने भी डाला हो, चाहे वो आपने डाला हो या किसी और ने आपके नाम से डाला हो, उसको पूर्णतया डिलीट करना ऑलमोस्ट असंभव है, क्योंकि उसकी इतनी कॉपीज़ बन जाती हैं और फिर लोगों के लाइफ लॉन्ग वो चीज़ें फॉलो करती हैं। और इस वजह से मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली टीनेज किड्स को, क्योंकि वो अर्ली एज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आगे जाके सरफेस होती हैं और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, उनके कैरियर में प्रॉब्लम बन जाती है, खासतौर से जब वो बड़े प्रोमिनेंट पोजीशंस पे जाते हैं। आपको पता होगा लास्ट ओलंपिक में एक सिंगर था जिसको इनॉग्रल डे के दिन गाना गाना था और उसको म्यूज़िक ऑनलाइन उसका सारा पूरी दुनिया से लोग देखने वाले थे। उसके प्रोग्राम के 1 घंटे पहले उसको मना कर दिया गया कि आप नहीं गा सकते, और उसका कारण था कि 15 साल पहले उसने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी थी। किसी ने उसका इंटरव्यू लिया या कोई बातचीत के दौरान उसने बोल दिया कि मैं अपने कॉलेज स्कूल के दौरान बच्चों को बुली किया करता था। वो शायद उसने कैजुअली बोला होगा या जिस तरीके से भी, मैंने वो नहीं देखा, पर उस कारण से कि उसने वो ऐसा बोला था, उसको 15 साल बाद जब वो वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड सिंगर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसको उसके बेस्ट अपॉर्चुनिटी से वापस खींच लिया गया। तो ये चीज़ जो आज आप एक कैजुअली कर रहे हो या डाल देते हो, अगेन टीनेज बच्चे, जब आप 35-40 ईयर्स में जब आप सक्सेसफुल पोजीशंस में होंगे, उस समय वो आपको पीछा करेंगे और कई बार ऐसा होगा कि आपको वो मौका नहीं मिलेगा सिर्फ इस वजह से कि आपने अर्ली एज में कोई ऐसी गलती कर दी थी। तो ध्यान रखें, अपना डिजिटल फुटप्रिंट मिनिमम रखें। हर व्यक्ति को हीरो की तरह दिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड जिस तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है, खतरे और बढ़ते चले जाएंगे। तीसरे और चौथे जो चीज़ें हैं जो आईपी प्रोटेक्शन को लेके आती हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, पर आजकल सबसे बड़ा खतरा हो गया है, मैंने देखा, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं उनके फूड के फॉर्मूले लीक हो जाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर कंपनीज हैं उनका कंटेंट लीक हो जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, और इस वजह से लोग एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो इनसाइडर जॉब्स ही होते हैं मोस्टली। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि ये बहुत सीवियर क्राइम है, और इस क्राइम के करने पर आपको मिनिमम 3 साल की जेल तो हो ही सकती है, जो भी सेक्शन है आईटी के, आपकी सज़ा 10 साल तक भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी उस चोरी से किसी की लाइफ में कितना नुकसान हुआ। मैं किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट करता हूँ, मैंने इनका वीडियो बनाया या उसका फेस लिया और एक वीडियो वायरल कर दिया, यदि हम आईटी एक्ट के सेक्शन में जाएंगे तो 3 साल की सज़ा है, 66D कुछ लग जाएगा। लेकिन यदि उस वीडियो के कारण सामने वाले ने सुसाइड कर लिया या सामने वाले ने का कोई नुकसान हो गया हैवी, तो वो सज़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उसको इंस्टिगेट कर दिया। तो आप आज जो सोच के बैठे हैं कि हमने तो फ़न के लिए किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली या कुछ उसके नाम से कुछ पोस्ट कर दिया, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है, सज़ा उस बात पर तय होगी। इसलिए ऐसा गलती से भी ना करें। अगेन वार्न करूँगा मैं, चाहे वो आईपी प्रोटेक्शन हो, चाहे वो किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट हो, चाहे वो इम्पर्सोनेशन हो। इम्पर्सोनेशन होता है कि आप अपनी पहचान छुपा कर बात कर रहे हैं। ये भी बड़ा एक कल्चर आ गया कि अपनी पहचान छुपा लीजिए। कई सारे ऐसे टूल्स हैं मार्केट में चल रहे हैं जो एनोनिमस चैटिंग फैसिलिटी देते हैं, जैसे डिस्कॉर्ड करके एक टूल है, बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। उसमें आपकी पहचान छुप जाती है, उसमें आप ना आपका ईमेल आईडी लिंक होगा, ना मोबाइल नंबर लिंक होगा, और आपको एक हैशटैग दे दिया जाएगा, #KIRK5372। उस हैशटैग को यूज़ करके आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी। ना आप दूसरे के बारे में जान सकते हैं, ना अपने बारे में। जाहिर सी बात है कि यदि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा तो क्रिमिनल उसको यूज़ करने लगेंगे। तो डिस्कॉर्ड पे बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं, सारे टीनेज बच्चे डिस्कॉर्ड पर हैं, क्योंकि जैसी वो पहचान छुपती है वहाँ पर, वो उसका इस्तेमाल एग्रेसिव और अब्यूजिव डिस्कशन के लिए करने लगते हैं, और उसमें कई सारी इलीगल चीज़ें ऑफर होने लगती हैं। हैक्ड कंटेंट है, पायरेटेड कंटेंट है, OTT कंटेंट है, गेम्स हैं जो क्रैक्ड हैं, कॉइन्स हैं, करेंसीज हैं, ड्रग्स हैं, क्योंकि उसमें लोगों को पता है कि अब किसी को नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ। पर ये मान के चलिए कि ये जो छोटा सा एनोनिमिटी का जो किक मिलता है आपको,
आगे जा आपको पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लेगा। और ऐसा नहीं है कि डिस्कॉर्ड पर यदि आप हैं तो आप तक पहुंचा नहीं जा सकता। देयर आर वेज, आई हैव इन्वेस्टिगेटेड केसेस जिसमें मैं डिस्कॉर्ड पर भी लोगों को पकड़ता हूँ। तो ये एक इल्यूजन है जो एक प्लेटफॉर्म ने आपको दे रखा है। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है, मैं किसी के बारे में स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, पर आप जब भी एनोनिमिटी की ओर जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो डार्क वेब पूरा एनोनिमस है, पर डार्क वेब यूज़ कौन करता है? सिर्फ क्रिमिनल्स। तो यदि आप वैसा कुछ भी करेंगे तो आप भी उस क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगे और आज नहीं तो कल आप फंसेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशंस हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशन जैसे स्नैपचैट लोग यूज़ करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट स्नैपचैट, पर स्नैपचैट के कुछ ऐसे फीचर हैं जो बड़े खतरनाक हैं। जैसे स्नैपचैट का जो मेन फीचर है वो क्या है कि आप मैसेज करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। तो लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं मैसेज करूं और वो डिलीट हो जाए? क्योंकि वो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं गालियां भी दूं, मैं अब्यूजिव कंटेंट भेजूं, मैं बुली भी करूं, और वो लिखूंगा, सामने वाले को मैसेज पहुंच भी गया और डिलीट हो गया, उसके पास कुछ सबूत भी नहीं है। उससे उनकी एक हिडन फ्रीडम उनको फील होती है। अब सामने वाले ने देख भी लिया, वो कई बार स्क्रीनशॉट ले लेगा, फोटो ले लेगा, तो शायद एविडेंस मिल भी जाएगा, लेकिन स्नैपचैट खुद उस चीज़ को स्टोर नहीं रखता, उस चैट से डिलीट हो जाता है। आप देखेंगे कोई भी ऐसा फीचर होगा उसका यूज़ नेगेटिव ज़्यादा होगा, पॉजिटिव कम। मैं मैसेज भेजूँ वो डिलीट हो जाए, उसका पॉजिटिव यूज़ मुझे नहीं दिखता। यदि मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, मैं उसको डिलीट नहीं करना चाह रहा। दूसरा जो उसका फीचर है कि आपको दूसरों की लोकेशन दिखती है। कई सारे केसेस मेरे पास आए बच्चों के, जिसमें कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार। क्यों? क्योंकि वो स्नैपचैट में। क्यों भाई? क्योंकि उनके क्लास में कई सारे बच्चे हैं, 4 बच्चों ने डिसाइड किया कि आज जाएंगे रेस्टोरेंट में, किसी पॉपुलर रेस्टोरेंट में जाके बर्गर खाएंगे या जो खाएंगे, और 5वां देख रहा है कि वो बैठे हैं वहाँ पर और उसको बुलाया नहीं है, वो इसी बात में डिप्रेशन में। अब क्यों? क्योंकि उसने देख ली, लोकेशन शेयरिंग का फीचर है उसमें। तीसरा फीचर है उसमें कि आप दूसरों के बारे में और डीप डाइव सर्च कर सकते हैं, डिस्कवर करके फीचर, कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या ढूंढता है, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। फिर एक बड़ा खतरनाक फीचर है स्ट्रीक, शायद उसको बोलते हैं स्नैप स्ट्रीक या समथिंग। ये रिलेशनशिप रेटिंग देता है कि यदि क्लास के अंदर 40-50 बच्चे हैं, इसमें से सारे यदि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हैं स्नैपचैट पर, तो वो 2 के बीच में रिलेशनशिप की रेटिंग क्या है, ये 2 लड़के या 2 लड़कियां या एक लड़का एक लड़की आपस में कितनी देर बात करते हैं स्नैपचैट पर, उसके बेस पर उनकी रेटिंग तय होती है। 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार। उस रेटिंग को सारे लोग देख सकते हैं। अब उनको पता है कि ये 2 लोग बड़े क्लोज हैं और वो मुझे इतना बात नहीं कर रहा है, कर रही है, वो डिप्रेशन में। तो कोई भी पर्सनल चीज यदि एक्सपोज हो रही है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसका कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लाइफ में नहीं होगा, यूज नहीं होगा, नेगेटिव ज्यादा होगा। और जितना हम एक्सपोज करते चले जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं खुद को भी स्ट्रेस देंगे, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करेगा, या दूसरों को देंगे। तो मेरे ख्याल से हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम यूज़ करें प्लेटफॉर्म पर, हमें हर उस फीचर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ हमें एक्सपोजर दे रहा है या ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं अपनी रियल लाइफ में। तीसरा है गेम्स, जो बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। ये गेम्स डिज़ाइन ऐसे किए जाते हैं कि आप उसमें हुक हो जाएं, या आप इंस्टा रील आजकल बड़ा चलता है, शॉर्ट वीडियोस जो बोलते हैं, आप घंटों शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और आपका 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटा निकल जाता है, उसके बाद आपको पता पड़ता है कि अरे पता नहीं पड़ा 2 घंटे निकल गए। ऐसा क्यों होता है? ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। आपकी जिंदगी से आपकी सबसे कीमती चीज छीन ली जाती है और आपको पता भी नहीं पड़ता। आपकी सबसे ज्यादा कीमती चीज है आपका समय, जो आप यूं ही दे रहे हैं किसी को, और वो पैसा कमा रहा है, क्योंकि जब आप देख रहे हो पैसा कमा रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको देख रहे हैं। तो वीडियोस डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि उसमें आपको पहले 5 सेकंड में क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, जो हमेशा से हम बोलते थे कि इंसान की 5 कमजोरियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब एक 6वीं कमजोरी जो आ गई है वो है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। आजकल हम इतना उत्सुक हैं हर चीज को जानने में, उसकी लाइफ के बारे में जानना है, उसकी जो भी किसी जिंदगी में हो रहा है वो भी जानना है। उसी उत्सुकता को एक्सप्लॉइट करते हैं रील्स। वो पहले 10 सेकंड में कुछ बोलेंगे, क्या आपको पता है कि चंद्रमा के ऊपर जब पहला इंसान गया तो उसने किस कलर की शर्ट पहनी थी? अरे आपको क्यों जानना है? और जब वो चाहे 10 सेकंड देखोगे तो धीरे धीरे आपको अंदर लेके जाएगा, और जब वो वीडियो खत्म होगा अगली क्यूरियोसिटी शुरू कर देगा। तो इवेंचुअली आप ट्रैप हो जाते हो उसमें, और इतना तेजी से वो समय निकल जाता है। मेरे ख्याल से यदि आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ समय वेस्ट करना नहीं है, तो कोई रीजन नहीं बनता कि आप इस तरह के अनऑथेंटिक, क्योंकि वो ऑथेंटिक कंटेंट भी नहीं है, ये सारे एंटरटेनमेंट कंटेंट है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, हो सकता है वो झूठ ही बोल रहा हो,
अधिकतर झूठ बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि फन है। तो जब उसकी उससे कोई नॉलेज भी नहीं मिल रही है आपको, आप यूट्यूब पे वो वीडियोस देखिए जो ऑथेंटिक हैं, जो रिसर्च करके बनाएंगे, जिसमें प्रॉपर नॉलेज दी गई है। इस तरह के शॉर्ट वीडियो से ना नॉलेज मिलेगी, एक गलत इन्फॉर्मेशन जरूर आ जाएगी आपके दिमाग में, क्योंकि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। जैसा डेटा हम कंज्यूम करेंगे हम वैसे बन जाएंगे। हमारी एस्पिरेशंस, हमारी इच्छाएं, हमारे डर सब उस डेटा पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आना शुरू हो जाएं जो नॉर्मली नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आप 2 महीने से शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं या वो देख रहे हैं, आपके अंदर बड़े लॉन्ग टर्म चेंजेस आ जाएंगे। आप किसी चीज़ से डरना शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा आपका, आपके एस्पिरेशंस चेंज हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी, आपके सपने बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन सच अनऑथराइज्ड रील्स और शॉर्ट वीडियोस। तो सबसे पहले ये चीज़ बच्चों, क्योंकि हम एक पूरी जनरेशन खो देंगे। आपको पता है टिकटॉक जो इंडिया में बैन किया गया, टिकटॉक का जो वर्जन चाइना के लिए है, टिकटॉक का जो वर्जन दुनिया के लिए वो अलग है। चाइना खुद अपने बच्चों का जिस तरीके से कंट्रोल करता है हर चीज़ पे, अभी चाइना में एक लॉ पास हुआ कि टीनेज बच्चों को सिर्फ इतने घंटे के लिए इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। ये लॉ बनाया गया, पेरेंट्स को उस चीज़ की इंश्योरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना को खुद समझ में आ गया कि यदि इस तरह से फ्री एक्सेस दे दिया तो पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी। दे वर स्केयर्ड, तो कानून बना के उन्होंने इस चीज़ को रोका। और बाकी दुनिया में इस चीज़ के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है, और पूरी की पूरी जनरेशन अपना समय वेस्ट कर रही है और हैंडीकैप हो जाएगी आगे जाके, क्योंकि उसके बियॉन्ड उसको इतना कंट्रोल कर लेंगे। जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं हो क्यों रहे हैं? क्योंकि कोई हमारा दिमाग कंट्रोल कर लेता है। यदि आप प्ले स्टोर में जाके देखेंगे कि जितनी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं उस सब आपका क्या क्या डेटा ले रही हैं, तो आप डरना शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ फेसबुक का डेटा देखिए, प्ले स्टोर पर जाएं जहां से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वहाँ फेसबुक सर्च करें, फेसबुक पर क्लिक करें तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सी डिटेल्स करके। सी डिटेल्स पे जाएं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे दिख जाएगा कि फेसबुक आपका क्या क्या डेटा लेता है, और पिछले 15 सालों से जब से वो आप यूज़ कर रहे हैं ले रहा है। जब आप उस डेटा को देखेंगे तो आप डरना शुरू हो जाएंगे। फेसबुक सबसे पहले बोलेगा कि मुझे आपके घर का पता तक पता है। 550 करोड़ लोग जो फेसबुक यूज़ करते हैं, हर व्यक्ति के घर का एग्जैक्ट पता उसको पता है। एंड ये जीपीएस लोकेशन नहीं है, क्योंकि यदि आप एक बिल्डिंग की बात करेंगे तो एक बिल्डिंग में 14वें फ्लोर पे भी बंदा रह रहा है, 15वें फ्लोर पे भी रह रहा है, 17वें फ्लोर पे भी रह रहा है, और सबकी जीपीएस लोकेशन एक ही है, पर वो 14वें फ्लोर पे कौन रह रहा है उसको ये पता है, 15वें पे कौन रह रहा है उसको ये पता है। और ऐसा इसलिए पता है क्योंकि उसने सारे वाईफाई हॉटस्पॉट्स मैप कर रखे। तो आप यदि घर अपना बदलते हैं तो इससे पहले कि वो आधार कार्ड में बदल जाए, फेसबुक पे बदल जाता है। फेसबुक को सबके घर का एक्चुअल पता होता है। फेसबुक को ये पता होता है कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, कि आप किसको वोट दिया आपने पिछली बार। उसमें लिखा है, आप गूगल उस पर जाके आप देखेंगे, आप चौंक जाएंगे, अरे फेसबुक ये क्यों जानता है। तो आप देखेंगे कि ना मैं पॉलिटिकल वीडियोस देखता हूँ, ना मैं पॉलिटिकल वीडियोस लाइक करता हूँ, तो फेसबुक को ये कैसे पता है? क्योंकि फेसबुक क्लेम कर रहा है कि आई नो, मुझे सबकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पता है जो फेसबुक यूज कर रहा है, मुझे सबकी रिलीजियस बैंड पता है कि कौन अपने धर्म के प्रति कितना कट्टर, सॉफ्ट, लिबरल है, मुझे पता है। फेसबुक बोलता है, क्लियरली बोलता है। फेसबुक बोलता है मुझे सबकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता है, और इट्स नॉट अबाउट बीइंग मेल और फीमेल, इट्स अबाउट LGBTQ+। उस हद तक वो लोगों को जानता है। तो आप सोचोगे कि जब मैं फेसबुक पर ऐसा कोई वीडियो देखता ही नहीं, जब फेसबुक पर मैं ऐसा कोई वीडियो लाइक नहीं करता, तो फेसबुक को कैसे पता पड़ता है कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, या मेरा रिलीजियस बैंड क्या है, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है? क्योंकि आप बात भी करते हो वो भी फेसबुक सुनता है। यदि आप 4 लोगों के बीच में डिस्कशन भी कर रहे हो वो भी सुनता है। गूगल पे क्या सर्च करते हो वो भी देखता है। और जब आप स्क्रॉल करोगे प्ले स्टोर पर जाकर फेसबुक के बारे में, तो आप डरना शुरू हो जाएगा, अरे ये तो ये भी देखता है। सारी साउंड रिकॉर्डिंग फेसबुक लेता है। वो कहता है कि मैं लूंगा, जो आप बात करोगे वो सुनूंगा। वो कहता है मैं आपके सारे SMS पढ़ूंगा, सारे कैश विड्रॉल कहाँ किसने किए, क्या किया उसके बीच में, वो सब जानूंगा मैं। जीमेल की सारी ईमेल पढ़ लूंगा मैं, आपकी चैट पढ़ूंगा सारी मैं। आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि फेसबुक आपके बारे में क्या क्या कलेक्ट करता है, क्योंकि आप ही ने उसको परमिशन दी, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं फेसबुक के बारे में नहीं बोल रहा। कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे और वो फ्री है, तो वो आपका डेटा ले रही है, और यही डेटा ले रही है। टिकटॉक का जो ओनर है वो इंडिया के वर्ल्ड के टॉप 100 लोगों में आता है, रिचेस्ट लोगों में, जबकि वो फ्री एप्लीकेशन है। यदि आप वर्ल्ड की टॉप 10 ऐसी एप्लीकेशंस देखें, टॉप 10 ऐसे कंपनीज देखेंगे जो रिचेस्ट हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो कंपनीज हैं जो वो दुनिया को फ्री प्रोडक्ट देती हैं, और जो लोग पैसा लेते हैं वो गरीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो फ्री दे रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो
फेसबुक हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, यदि फ्री दे रहा है तो वो रिचेस्ट है, सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, क्योंकि हमें अपने डेटा की वैल्यू नहीं पता। व्हाट्सएप 2009 में स्टार्ट हुआ, 2013 में बिक गया, 3 साल के अंदर उसकी वैल्यू थी $19.3 बिलियन, और इतनी बड़ी रकम है जबकि वो फ्री है, और आज यदि देखेंगे तो शायद $1 ट्रिलियन वैल्यू हो। ये वैल्यू तब जब वो फ्री दे रहा है आपको सर्विसेज, उसने एक पैसा नहीं लिया आपसे, तो पैसा बन कहां से रहा है? डेटा के थ्रू। तो जब हम फ्री में कोई चीज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तो फ्री है, वो फ्री नहीं है। यदि आप उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं तो आप बिक गए। वो आपके थॉट, आपके सपने, आपकी जो कुछ आप जिंदगी में आप करेंगे वो सब वो डिसाइड करेगा। आप अपना एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने अपने आप को बेच दिया। विद दिस आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। टाइम हो गया क्या? मैं कितने बजे जाना है आपको? नहीं, मेरे पास 7 बजे तक का है। 15 मिनट्स है। हाँ जी। रहने दीजिए। हाँ, सेंटर कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि आजकल सोशल मीडिया के बगैर एक सोशल रिप्रेजेंटेशन इंसान की कोई पहचान ही नहीं है, ऐसा महसूस करने लगा है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे किस हद तक करना चाहिए? आपने ये तो बता दिया है कि आपको सेटिंग्स में जा करके ये करना है, लेकिन एक्चुअली जैसे अगर मान लीजिए भी यूट्यूब है, कंटेंट हमने बना दिया, डाल दिया उसमें, तो जब डालते हैं तो एडसेंस वगैरह, जो एड्स वगैरह आते हैं बीच बीच में, वो सब एड्स के लिए भी मतलब उसी वही पे करते हैं ना हमको। बिल्कुल। हाँ जी। तो हमने अपने अकाउंट डिटेल्स उसमें डाला है, इसका मतलब उसको हमारे अकाउंट डिटेल्स के बारे में पूरा ज्ञान है। तो क्या ये किस हद तक सही है, गलत है, या क्या है क्या? नहीं, आपका सवाल समझा नहीं मैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपका अपना यूट्यूब चैनल है और तब आप अपने अकाउंट डिटेल डाल रहे हैं और उसके लिए आप चिंतित हैं, हाँ जी। तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? मैं एक पर्सनल बात कर रही हूँ कि ये एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है सबके मन में कि जैसे अगर मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैंने अपना एक जो भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं उसके लिए एडसेंस वगैरह जो आता है उसका जो उसके लिए अभी हमने डिटेल शेयर की, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो प्रोटेक्टेड है या फिर? देखिए, सबसे पहले तो आपके अकाउंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जितने भी यूट्यूब के चैनल हैक हो जाते हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे भी निकल जाते हैं, और क्यों? क्योंकि वो सिंपल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता। मुझे कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के अभी फ़ोन आए, बड़े रिनाउंड हैं, कि साहब मेरा यूट्यूब कंट्रोल चला गया, रिकवर करा दीजिए। फिर काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। इंस्टाग्राम बिग अकाउंट बिक जाते हैं। अभी एक बड़े फेमस डायरेक्टर हैं जिनकी अभी फिल्म ही आई लास्ट मंथ, उनके नाम से ट्विटर पर एक अकाउंट बन गया क्योंकि उनका खुद का ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं था, ब्लू टिक नहीं था। तो जो नया अकाउंट बना, अब चूंकि उनकी फिल्म आ रही थी तो उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी शुरू कर दी। विद इन अ वीक उसके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर खड़े हो गए, विद इन अ वीक। इतना बड़ा डायरेक्टर है। और जो उसके ओरिजिनल वाला है उसके भी 2-2.5 लाख ही फॉलोअर थे, जो वेरीफाइड नहीं था। अब वो डर गए क्योंकि ये जो अकाउंट है ये इनका है नहीं। तो ऐसा करते क्यों हैं लोग? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यूट्यूब, ट्विटर या इंस्टाग्राम ये फैसिलिटी देते हैं आपको कि आप उसका हैंडल बदल सकते हो बाद में। तो जब उस 2-2.5 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर मिल जाते हैं तो वो पूरा का पूरा अकाउंट किसी को बेच देते हैं, किसी कंपनी को बेच देते हैं जिनको अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसको एक ऐसा हैंडल चाहिए जिसमें ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो। और जब वो अकाउंट वो खरीदते हैं तो उसका हैंडल बदल देते हैं। तो कल के दिन आज वो किसी एक के नाम पे था, कल वो किसी और का हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बिजनेस है, चल रही है। तो सबसे पहले तो अपने अकाउंट को प्रोटेक्टेड रखें क्योंकि आपके लिए वही इनकम का सोर्स है। तो कोई भी सोशल मीडिया आइडेंटिटी जो आपकी है वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। पासवर्ड तो ये मान के चलिए कि सामने वाले के पास है। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। हैक सारे हो गए हैं यदि आप सिर्फ पासवर्ड पर भरोसा करके बैठे। और यदि आप चेक करना चाहें कि मैं कितनी बार हैक हो गया हूँ और मेरा पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, तो एक लिंक बता रहा हूँ, उस पर जाके आप चेक कर लें। वो लिंक है haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com। ये गूगल पे मिल जाएगी जैसे आप सर्च करेंगे। उस पर जाके अपना ईमेल आईडी डाल दें, वो आपको बता देगा कि आप 15 बार हैक हो चुके हैं, 20 बार आपका लॉगिन पासवर्ड यहाँ पड़ा हुआ है, इस वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, वो सब बता देगा। और अमूमन हर किसी का 2 4 5 बार तो मिल ही जाएगा। तो यदि हम ये मान के चल रहे हैं कि पासवर्ड मेरा कॉम्प्लिकेटेड है और किसी को पता नहीं होगा और इसलिए मैं सेफ हूं, तो गलत है। पासवर्ड के अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए
जो हम वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, OTP वगैरह या ऑथेंटिकेशन थ्रू फ़ोन, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी बढ़े, पहली चीज़। अब अकाउंट डिटेल जो आप डाल देते हैं, अकाउंट डिटेल यहाँ से तो जा ही सकते हैं, जहाँ जहाँ आप शेयर करते हैं, आपके ब्राउज़र से भी चले जाते हैं। आप एक फीचर यूज़ करते हैं अपने ब्राउज़र में, नॉर्मली हर एक ब्राउज़र में होता है ऑटो फिल फीचर। वो क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्म भरते हैं अपने ब्राउज़र से, तो अपनी बहुत सारी डिटेल भरते हैं, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, सब कुछ डालते हैं। ये सारे डिटेल आपके ब्राउज़र में सेव हो जाते हैं अनइनक्रिप्टेड क्लियर टेक्स्ट में, अनइनक्रिप्टेड। जब नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा फॉर्म आप भर रहे हैं, आप पहला लेटर टाइप करते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन पॉपअप करके दिखाने लगता है। मैंने ए लिखा बताएगा अमित दुबे लिखना है आपने, 9 लिखा आपने, ये वाला मोबाइल नंबर डालना है आपने, एड्रेस का पहला लेटर डाला, पूरा एड्रेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको कन्वीनियंस देता है, यू डोंट नीड टू टाइप एवरीथिंग अगेन, इट गिव्स यू सम कन्वीनियंस बट विद ए रिस्क। रिस्क क्या है कि ये सारा डेटा कहीं तो सेव्ड है ना आपके ब्राउज़र में, आपके ब्राउज़र में सेव्ड है। कोई भी व्यक्ति सिंगल क्लिक पे वो सारा डेटा चुरा सकता है, जिसमें आपके पासवर्ड भी है। कब? जब आपका ब्राउज़र अपडेटेड नहीं है, यदि वो वल्नरेबल है, क्योंकि हम अपना ब्राउज़र अपडेटेड नहीं रखते। आज यदि गूगल क्रोम का वर्जन 120 चल रहा है, आधे लोग आप चेक करेंगे तो 108 पे चल रहे होंगे कभी। अब 108 यदि 107 वर्जन है आपका, जबकि 120 लेटेस्ट है, तो आज की डेट में आप वल्नरेबल हैं, कोई भी आपकी वो सारी डिटेल चुरा लेगा एक क्लिक पे। आप दिन में 25 ऐसी लिंक खोलते हैं अपने ब्राउज़र में, तो ये डेटा जाता रहता है। तो सबसे पहले तो ब्राउज़र तो कम से कम अपडेटेड रखें, क्योंकि आप उस पर बहुत रिलाय करते हैं। और ऑटो फिल फीचर यदि चाहें तो डिसेबल कर दें, क्योंकि यदि आपको ऐसा लग रहा है कभी हम मिस कर देंगे और ब्राउज़र अपडेटेड नहीं है और कोई हमारे अगेंस्ट ही है, टारगेटेड अटैक हो सकता है, तो ऑटो फिल फीचर डिसेबल कर दें, मैं रिकमेंड करूँगा, ताकि वो आपके ब्राउज़र में डेटा रहे ही ना। वरना जितनी भी डिटेल हैं, अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, ये सब सबके जाते रहते हैं, सबके जाते। किसी भी साइबर क्राइम में आप देखेंगे तो जो साइबर क्रिमिनल है वो कभी किसी से पासवर्ड नहीं पूछता, उससे वो OTP जानना चाह रहा है, क्योंकि OTP उसी समय जनरेट होगा, पासवर्ड तो पहले से कहीं स्टोर्ड है, तो वहाँ से तो चुरा ही सकता है वो। किसी कंप्लेन में कभी नहीं आता कि मेरे से पहले पासवर्ड मांगा गया और फिर मैंने उसको सही पासवर्ड नहीं बता पाया तो उसने दोबारा मांगा, फिर मैंने उसको बताया कि @ नहीं है, 80 है, फिर मैंने उसको बताया कि ये ऐसा थोड़ी ना होता है। आपसे पासवर्ड कभी मांगा ही नहीं जाता, सिर्फ OTP चाहिए और पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी है। तो आप चाहते हैं कि आपके इस तरह की डिटेल ना जाए तो ऑटो फिल डिसेबल कर दें तो बेटर है। आपको क्या लगता है कि किस एक्सटेंट तक ये सोशल मीडिया में अपना एक रोल होना चाहिए, चाहे व्हाट्सएप हो, क्या या तो स्मार्टफोन्स मतलब वही है हेल्प नहीं नहीं क्या है उसके बिना मतलब बहुत ही अनसेफ महसूस करेंगे ना सब में। देखिए, मेरे ख्याल से ये ट्रांजिशन फेस है। जब कोई भी नई चीज़ आती है तो जब उसको समझने में लोग गलतियां करते हैं, इग्नोर करते हैं और एक्सपोजर ज़्यादा दे देते हैं और उस वजह से नुकसान होता है। ये ट्रांजिशन फेस है, क्योंकि इंडिया भी डिजिटलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। हर व्यक्ति को नहीं पता कि डेटा की वैल्यू क्या है, खतरे क्या है। अभी रिपीट हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है अभी पास हुआ है, तो बहुत लेट है, तो उस वजह से वो चीज़ें फिक्स नहीं हो पाई। डेटा चोरी होता रहा, जाता रहा गलत हाथों में, क्रिमिनल उस डेटा को यूज़ करते रहे और किसी कंपनी पे कोई पेनल्टी नहीं लगी, एंड यूज़र ने भुगता है। अभी जाके चीज़ें शायद शेप अप होंगी, थोड़ा ये रुकेगा, डेटा चोरी होना भी रुकेगा, लेकिन ये होता रहा क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज था। सरकारें भी तैयार नहीं होती कई बार कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि ये और ऐसा हो जाएगा कि आप जी ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना होगा, और मेरे ख्याल से यदि हम सही तरीके से मैसेज लोगों तक पहुंचा दें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। एक सिक्स सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। क्राइम वही है जो हज़ारों सालों से होते रहे, तरीके वही हैं, बस यहाँ पर एक उनको टूल मिल गया, सोशल मीडिया या साइबर स्पेस, जहाँ पर वो काम आसानी से कर देते हैं। पहले भी आपको ट्रेन में बैठे हो बिस्किट खिला के लूट के चले जाते थे, क्यों? क्योंकि आपने भरोसा कर लिया, बातचीत मीठी मीठी की तो लोगों ने कहा आपका सोना डबल हो जाएगा, आप लालच में आ गए, या आपको डरा दिया। ये पहले भी होता था, पर पहले वो रियल वर्ल्ड में होता था, तो 4 लोग देख भी लेते थे और पहचान भी लेते थे, हाँ यही व्यक्ति था, यही लूटा था, तो उसको पकड़ना आसान होता था। अभी वो व्यक्ति जामताड़ा बैठा है, अलवर बैठा है, मेवात बैठा है, नूह बैठा है, भरतपुर बैठा है, औरंगाबाद बैठा है, तो हम उसको रियल टाइम में पकड़ नहीं सकते। उस वजह से उसके पास थोड़ा सा एज है, पर मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे कम होगा, रेगुलेटेड हो जाएगा। जितना हम तेज़ी से अवेयरनेस फैलाएं, ज़रूरत यही है कि हर व्यक्ति को ये पता हो कि डरना नहीं है, डर के पैसा नहीं देना किसी को, लालच में नहीं आना है। यदि ये 2 चीज़ें भी कंट्रोल कर लेंगे, और ईगो जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है, हम कई बार ये मान के चलते हैं कि हमें तो कोई हैक नहीं कर सकता। तो अभी हम लोगों ने एक
डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नूह से न्यूयॉर्क तक, और उसमें रियल रेड डाली। भरतपुर में गए हम लोग, नूह में गए, और वहाँ पर पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाद पुलिस के संग टीम गई पूरा, और रेड किया और लोगों को पकड़ा। और जिन लोगों को पकड़ा उनसे बातचीत शुरू की, तो वो इंटरव्यू भी है। तो उनसे पूछा कि आप किन लोगों को लूटते हैं, तो उन्हें हंसते हुए बताया कि हम अमीरों को लूटते हैं, हम गरीबों को नहीं लूटते। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो मिथ है कि नहीं वो अनएजुकेटेड या जो टीयर 2 सिटीज़ के लोग हैं वो ज़्यादा लूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये टारगेट ही बड़ा फिल्टर डेटा को करते हैं। इनको ऑर्गेनाइज डेटा मिलता है कि इन लोगों को लूटो, आज 1000 लोगों की लिस्ट है, उसमें से वो 20-20 लोग ट्राई किए जाएंगे, तो वो भी रैंडमली कॉल करेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन उनको बड़ा फिल्टर्ड और ऑथेंटिक, ये बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हम ये ईगो से बाहर आ जाएं कि हमें पता है इसलिए हम नहीं लूटेंगे, क्योंकि लुट तो कोई भी जाएगा। इसलिए थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, ऐसे लगता है सुनते जाओ। बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है आपके पास, रियली अप्रिशिएबल। Thank आपका you. क्या मोटिव है ये जब आप स्प्रेड कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं? देखिए, मैं 2 लाख पुलिस वाले ट्रेन कर चुका हूँ इंडिया भर में, करीब 2-2.5 हज़ार IAS IPS जजेस ट्रेन कर चुका हूँ, और 750 से ज़्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए खुद अकेले। 400 करोड़ से ज़्यादा रुपया मैं वापस करा चुका हूँ लोगों का। 400 करोड़ जो फ्रॉड में गया था, आई हेल्प देम टू रिकवर। मोटिव यही है कि मैं हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि जब व्यक्ति मेरे पास आता है कि ईश्वर ने आपके लिए कोई स्किल दी है कि आप ये जानते हो, और ये हर किसी को नहीं होती, क्योंकि आपने पढ़ लिया, मैं IIT से था, फिर मुझे पुलिस में एंगेज हो गया, हर शायद व्यक्ति उस प्रोसेस से नहीं गुजरा है। तो कई बार होता है टेक्निकली आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको पुलिस का सिस्टम ही नहीं पता कि क्राइम कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। पुलिस कई बार बहुत अच्छी है, पर उसको टेक्नोलॉजी नहीं पता। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत रेयर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, और मैं लर्न करता चला गया, तो मुझे वो क्रिमिनल माइंडसेट समझ में आने लगा। Since how many years you have been practicing? मैं मैम 2009 से कर रहा हूँ। जब 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में, तो उसके बाद एक यूनिट स्टार्ट हुई थी NIA करके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके जो पहले IG थे वो थे लोकनाथ बेहरा जी, जो अभी DG केरला रिटायर हुए। ही इंगेज्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप पुलिस की हेल्प, वो उन्होंने सारे IITs को लिखा कि हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, तो IIT खड़गपुर ने मेरा नाम दिया, तो मैंने हेल्प करना शुरू किया। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, पर उन्होंने बताया कि ये है चैलेंजेस, टेक्निकल क्राइम ज़्यादा हो रहा है या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो मैंने कहा तो हम पकड़ सकते हैं, तो हम ढूंढ लेंगे। तो वो एक्साइटेड हो गए, ढूंढो फिर। तो हमने जब टेररिस्ट ढूंढने शुरू किए, फिर धीरे धीरे वो चीज़ और लोगों तक पहुंची। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे इसीलिए भगवान ने यहाँ भेजा है, तो फिर ज़्यादा एंगेजमेंट शुरू हो गई। हम कैसे एंगेज हो सकते हैं आपके साथ? आप बिल्कुल अवेयरनेस में तो बिल्कुल हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम जितने लोगों तक पहुँच जाएं, क्योंकि मेरी खुद का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके, मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे सुन के पहुँचा दें, जितना सवाल पूछ सकते हैं पूछें। पढ़ दिया हम हर उस व्यक्ति तक पहुँच गए तो क्रिमिनल की कमर टूट जाएगी। यदि मैं आपको यही बता दूं कि OTP चोरी कैसे होता है, तो कर लो चोरी, कैसे करोगे आप? क्योंकि नहीं पता, जादूगर का जादू तब तक है ना जब तक मुझे नहीं पता। जैसे दिख गया वो खेल खत्म, फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता, फिर कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं वो सारा जादू खत्म करना चाह रहा हूँ। हमें अगर ऑफिशियली भी आपसे जुड़ना होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ बिल्कुल। हम आपसे कैसे जुड़े? मैं चाहती हूँ मैं तो मेरी एक फाउंडेशन है, रूट 64 फाउंडेशन, जो जिसमें इन्वेस्टिगेटर हैं बहुत सारे। जितने भी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के जो मुझे ज्वाइन करते हैं एज एन इंटर्न, मैं उनको जोड़ लेता हूँ, उनको सिखाता हूँ कैसे क्राइम इन्वेस्टिगेट होगा, फिर उनको प्लेस भी करता हूँ पुलिस में या CBI में, या जहाँ पे भी पोजीशंस निकलती हैं, या कॉर्पोरेट में भी आजकल बहुत पोजीशंस होती हैं। इन्वेस्टिगेटर सबको चाहिए, और फिर उनको मैं इस्तेमाल करता हूँ टू स्प्रेड साइबर सेफ्टी अवेयरनेस, कि अब आपका एक जॉब है कि आप इतने सेशंस लोगे, स्कूल्स में जाओगे, कॉलेज में जाओगे। मैं भेजता हूँ उनको हर जगह, पैसा नहीं मिलता लेकिन रिकग्निशन मिलती है कि आप जाओगे तो आपका नाम तो हो गई, क्रेडिबिलिटी बनेगी। तो वो मैं हमेशा करता रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो अपने मैं रेडियो शो भी करता हूँ, रेड FM पे आता है हिडन फाइल्स करके, 5 साल से आ रहा है, जिसमें 2 करोड़ लोग सुनते हैं हर हफ्ते, सैटरडे संडे, सैटरडे सुबह 10 बजे, संडे दोपहर 1 बजे। कहाँ का है? ये पैन इंडिया शो है, पूरे पैन इंडिया में आता है। रेड FM जो 93.5 पर 85 सिटीज़ में आता है। इसके अलावा मैं वेब सीरीज़ भी मैंने बनाई है,
अमेज़न प्राइम पर वेब सीरीज़ है हैक क्राइम ऑनलाइन, जो रियल क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करके ही दिखाया। अभी 10 नवंबर को लॉन्च हुई मेरे बर्थडे पर, और नीरज पांडे ने बनाई है, नीरज पांडे। जो रिनाउंड फिल्म मेकर हैं, काफ़ी थ्रिलर्स बनाते हैं जो, तो उन्होंने बनाई अभी। या आप मुंबई मलाड की बात हाँ हाँ, क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल वाले नहीं, नीरज पांडे इज जिन्होंने वेडनेसडे, बेबी, स्पेशल ऑप्स, ओके ओके। फ्रीलांसर, ये मतलब जो अक्षय कुमार वगैरह के संग बड़ी बड़ी थ्रिलर्स बनाए हैं, वो इस तरह के। ही इज वेरी गुड इन थ्रिलर्स। एक और वेब सीरीज़ आ रही है जो राजू हिरानी सर बना रहे हैं, वो हॉटस्टार पे आएगी, उसका भी शूट शुरू हुआ। एक फिल्म आ रही है जो केतन मेहता बना रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग टू पुट दिस कंटेंट एवरीवेयर, जो भी है। आई वांट टू लर्न एवरीथिंग, हाउ कैन आई? तो देखिए, आपको मैं ग्रुप में जोड़ लूँगा, हाँ जी। और मैं आपको छोटे छोटे जो इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं भेजना शुरू करूँगा। जैसे लिंक बेस्ड एनालिसिस करना है कि कोई लिंक आ गया, अब ये लिंक किसका है, कब क्रिएट हुआ, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये चीज़ डिसाइड करना बड़ा आसान होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा दूँ तो आप सीख जाओगे। अब आपने वही चीज़ हर किसी को बता दी तो खेल खत्म, फिर लिंक बेस्ड क्राइम होना बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ उस ग्रुप में मैं बताता रहता हूँ कि अभी ये नई मोडस ऑपरेंडी आ गई, अब एआई डिटेक्ट करना है कि ये फेक है कि ट्रू है, तो कौन सा टूल है। तो मैं आपको एक टूल दे दूंगा, उसमें आप वीडियो डालोगे, बता देगा ये फेक है, ट्रू है, खेल खत्म। सो जैसे आपको काउंटर टूल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, यू गेट एम्पावर्ड, फिर आपका डर खत्म हो जाता है। फिर आपका ये सवाल नहीं आएगा कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं, हमें नॉलेज नहीं है। बस हम जैसी नॉलेज दे देंगे, खेल खत्म। और यदि वो ज़्यादा तेज़ी से करने लगेंगे, क्योंकि क्रिमिनल भी सीख ही रहा है ना, वो भी नॉलेज की वजह से ही कर पा रहा है। वो ज़्यादा तेज़ी से सीख रहा है, इसलिए वो बीट कर रहा है अभी, क्योंकि उसकी नीड है। हमारी ये नीड नहीं है, हम अपने दूसरी चीज़ों में बिजी हैं, इस वजह से हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं। पर यदि हमारी नीड बन गई कि नहीं, हमें ये करना ही है, टास्क है हमारा, तो हम उससे बेटर कर लेंगे, क्योंकि वो तो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं।